पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बिंद्रोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम। और आज एक हम बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं, पशुपालन पाठशाला। और आज हमारे इस एपिसोड में बहुत ही बड़ा अनुभव रहा है जिनका, डॉक्टर वीपी बलवदा जी, श्री बलवदा जी, जिनका लगभग 40-45 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है, अनुभव है। हर एक बीमारी इनके सामने आई और हर एक बीमारी का डॉक्टर साहब ने इलाज किया है। तो आज उनके विचार जानेंगे। और किसी भी पशुपालक भाई को कोई भी समस्या हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आगे भी डॉक्टर साहब अपनी अच्छी राय देंगे कि उस बीमारी का क्या सलूशन हो सकता है। बार बार स्वागत है पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर, पशुपालन पाठशाला में वीपी बलवदा जी का, श्री बलवदा जी का हमारे इस चैनल पर बार बार स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बार आप पशुपालक भाइयों को नमस्कार करेंगे। मैं सभी पशुपालन भाइयों को नमस्कार करता हूं और मेरी तरफ से मैं सबको आशीर्वाद देता हूं कि पशुपालन का खूब ध्यान रखें। और उसकी यही एक के खेती बाड़ी के साथ साथ ये भी एक धन है पशुओं के लिए, ना पशुपालन के उनको किसानों का, जो एक जिसमें एक जिस तरह खेती की आमदनी है उसी तरह से ये पशु में भी एक आमदनी का साधन है। और इसके अंदर जो भी पूरे घर के मेंबर्स हैं वो इसके अंदर बिजी रहते हैं। और इसमें खाने पीने के लिए भी हर तरह की सुविधा रहती है, क्योंकि दूध दही और बच्चों के लिए न्यूट्रिएंट पदार्थ मिलते रहते हैं। तो सर, अपना क्या डिग्री है सर, एक बार प्लीज ये भी बताएं। पता तो सबको है भाई, डॉक्टर साहब ने इतना लंबा समय दिया है, तो एक बार डॉक्टर साहब से भी जानेंगे सर की क्या डिग्री रही है। मैंने बीकानेर से BBS एंड एज किया है जी सर, बैचलर ऑफ साइंस वेटरनरी साइंस से। और मैंने उसके बाद में सन 70 में हरियाणा में ज्वाइन किया। और पहले शुरू में मैं डेयरी महकमे में रहा 1 साल तक। उसके बाद में मैं एज ए वेटरनरी डॉक्टर हिसार पोस्टिंग हुई मेरी सबसे पहले। वहाँ से 3 साल हिसार ज़िले में सर्विस करने के बाद में मैं रोहतक ज़िले में आ गया। और उसके बाद में अमूमन मेरी 95% जो सर्विस है वो रोहतक ज़िले, रोहतक झज्जर पहले एक ही ज़िला रोहतक के अंदर पड़ता था, दोनों ज़िलों में मेरी नौकरी है। और मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर रोहतक ज़िले से रिटायर हुआ। तो सर, कब रिटायर हुए आप, कौन से सन में रिटायर हुए? 2005 में। लगभग 15 साल हो गए सर, 15-16 साल कंप्लीट हो लिए, 2 दिन बाद में हो ही जाएंगे। अब रेजिडेंस कहाँ है सर अपना? मेरा रोहतक के अंदर है, चाणक्यपुरी 11/29 सोनीपत रोड। कई बार कहें भाई अब भैंस ने पहले ब्यात में बढ़िया दूध दिया, दूसरे में बढ़िया दिया, ईब थोड़ा सा इगा थन चला गया, थनेला रोग जो बहुत ज्यादा, इसकी भी परेशानी होती है, इसका क्या कारण हो डॉक्टर साहब? ये जो है अपने ज़्यादातर थनेला ये केस होते हैं इस एरिए के अंदर। यूँ यहाँ पर पक्के फर्श रखते हैं, उन फर्शों के अंदर भी जो है ईंटों का बना लेते हैं, तो उसमें थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है और गीलापन रहता है। तो उसमें जो पशु बैठते हैं इन दिनों के अंदर, थनेला ज़्यादातर ये इसी मौसम में होता है, गर्मी वगैरह होता है लेकिन कम होता है। तो इनमें क्या हुआ कि जो पशु लंबे टाइम बैठा रहता है, नीचे गिल्ला होता है, और जब भी वो जो गिल्लापन होने की वजह से और उसमें जो और सर्दी होने की वजह से और वो जो जकड़न सी बन जाती है, उसमें फिर ये थनेला बन जाता है। तो इस करके ना जो पशुओं को अपने बांधते बाहर भीतर रखते हैं। अब ये लोग गद्दे भी लाने लग गए, गद्दे भी लगाते हैं, उसके बावजूद भी गद्दों के अंदर जो गिल्लापन रह जाता है ना, उसमें ये इन्फेक्शन बन जाता है। और एक दूसरा जो है कि तो अपने दूध निकालते हैं ना, उसमें प्रॉपरली दूध निकालना चाहिए, मतलब दूध छोड़ना नहीं चाहिए। यदि दूध अंदर रह जाएगा ना तो उसका भी ये होता है। एक जो है दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने पशु ब्याते हैं और ब्याने से पहले जब ओकमना शुरू कर देते हैं तो उसमें अपना ध्यान नहीं देते, उसमें इन्होंने सोचते हैं भाई ठीक है ओकमी है, ये बा है इसके, इस तरह से रहते हैं। लेकिन उनके बा नहीं होता और उसमें वो जो है दबने से और वो हो जाता है, दबने से और वो रोस मान जाता है, और वो रोस मारने से उस टाइम भी थनेला शुरू हो जाता है।
तो उस करके थोड़ा हाथ वगैरह जब नहवाते हैं तो देखना चाहिए भाई कैसे है क्या नहीं है, उसमें ये चीज़ ज़रूरी है। खून पी लिया इस भैंस ने, 1 साल हो गई ब्याई ने, इब तक नया दूध हो की नहीं दे रही। क्यों सोम हो रही है? बाबू छो मैं क्या हो रही हूँ, आपने भी तो बेरा है। ये बात होगी ताऊ मेरे संगे बताऊं जी, इस भैंस ने खून पी लिया, 1 साल हो गया, नया दूध नहीं होती। इसकी दवाई दो मैं बता दूं। हाँ भाई, ईब लाया ले ताऊ मेरे संगे, यो न्यूट्रीडाइट खवा और फिर नए दूध ना हो तो मन ना बता। आप भी अपनी गाय भैंस को न्यूट्री डाइट खिलाएं और हर साल एक बच्चा पाएं। तो डॉक्टर साहब ये जो थनैला रोग के लक्षण होते हैं कैसे पता चलता है जी? लक्षण ये होता है कि एक तो पशु जो है ना वो ध्यान में देते हैं तो कांपना शुरू कर देता है, क्यों इसमें बुखार बनता है, और बुखार बढ़ने के बाद में तो क्यों जो ज्ञापन पशु है उसका दूध तो अपन निकालते नहीं, तो उसमें टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या हुआ कि वो टेम्परेचर का इलाज कर देते हैं और थनों की तरफ देखते नहीं। यदि ज्ञापन पशु जो थनैला बन जाता है तो उसका दूध ज़रूर निकालना चाहिए। जब छोड़ भी रखी है ना तो उसको देख लो, देख करके ना उसका जो गर्म दूध गर्म होगा ना उसके अंदर और सोई बननी होगी तो उस थन को खाली करना ज़रूरी है। यदि वो दूध अंदर रह गया ना तो वो दूध थन ही खराब हो जाएगी, तो चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, एक तो ये होना चाहिए। और ब्याने के बाद में भी जब भी ये थनैला बनता है तो जो टेम्परेचर बनता है तो उसमें पशु कांपेगा और थनैले के अंदर, चाहे ज्ञापन हो चाहे वैसा हो, कंपी आएगी उसको और टेम्परेचर बनेगा। और जब कांपना शुरू होगा ना उसमें टेम्परेचर नहीं भी होगा और बाद में बन जाएगा, तो एक उसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जब आपका पशु भाई कांपे तो उस टाइम पे एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हाँ मतलब तब बुखार बने तो उसमें, और फिर दूध काट देंगे तो उसमें पता लग जाएगा। टाइम बे टाइम जो क्या है कि अपने ये थनैला शुरू हो गया, रात का टाइम है, कोई मतलब कि डॉक्टर भी नहीं मिलता और ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम में कोई जानकार डॉक्टर हो तो उससे कंसल्ट कर लेना चाहिए। कोई दवाई टीका कोई गोली गाड़ी बताते हैं। अब तो हर गांव के अंदर गोली दवाइयाँ दुकानें खोल रखी हैं तो दवाइयाँ अमूमन मिल ही जाती हैं, तो उस समय फर्स्ट एड के लिए दे जाए, पर बाद में सुबह वो समझ जाए तो उसमें वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा उसका। तो सर थनैला में कौन सी स्टेज तक ऐसा हो सकता है भाई पशु वापसी कर सके है कि दोबारा से ठीक हो जाए, और क्या स्टेज होती है कि अब वापस वो थन नहीं आएगा, ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ जिसके थनैला बन जाता है ब्याने से पहले भी बाद में भी, जब ब्याई गिरी उसमें जब हम खींच निकालते हैं और जो थनैला बना हुआ और उसका खींच निकालते हैं जो उसमें बदबू बन जाती है ना, वो अमूमन ठीक नहीं होता। और ब्याने के बाद भी जो ज़्यादा बदबू बन जाती है वो भी ठीक नहीं होता, अदरवाइज सब ठीक हो जाते हैं। जब अगर स्मेल बन जाए है, बांस बन जाए है, तो भाई डॉक्टर साहब का कहना है फिर उसके कोई चांस नहीं है, उसके आसार बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाता हाँ ना के बराबर लगो। फंद कोशिश करते हैं तो क्या हुआ, कोई 10% 15% पशु ठीक हो जाता है, थन ठीक हो जाता है, अदरवाइज तो आते नहीं। तो भाई थनैला रोग का जो एक मेन रीजन बताया डॉक्टर साहब ने, आपको सबसे ज्यादा जो बातें ध्यान में रखनी है कि पशु के नीचे ज्यादा देर तक गिल्ला ना रहने दे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, सुबह शाम दूध काटना, उस टाइम भी दूध काटने के बाद में भी भाई कोई करड़ वगैरह कोई सोई साई वो तो नहीं है, कैसे क्या है, दूध ठीक आया है। कि जब ये थनैला शुरू होगा तो उस थन का दूध जो होगा गर्म होगा, तो वो ध्यान रखना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। दुधारू पशु को थनैला रोग से बचाया जा सके उसके लिए जी क्या डाइट प्लान रखना चाहिए जी? उसके लिए यही जो बताया मैंने, बांधने का बाहर भीतर का और सूखा रखना चाहिए, और जो है दूध जब निकालते हैं तो दूध नहीं रहना चाहिए। जो ओडी में जिस थन में दूध रह जाएगा ना तो उसमें इन्फेक्शन बन जाता है, उसके फिर इन्फेक्शन के पूरे चांस रहते हैं। तो भाई आप इस चीज़ का जरूर विशेष कर ध्यान रखें। जितने भी पशुपालक भाई हैं, डॉक्टर साहब ने हर एक बीमारी के बारे में बताया है और उसका समाधान भी बताया है और उसके लक्षण भी बताए हैं और उसका कारण भी बताया है क्या होता है। जिस भी बीमारी के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं
और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भाई आगे भी हम डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब लगातार 40-45 साल से सेवा में है, अब रिटायर होने के बाद भी 15 साल से सेवा कर रहे हैं। अगर किसी पशुपालक भाई को कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर साहब जी के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर बताएंगे। डॉक्टर साहब के जो विचार हैं, जो इनकी प्रैक्टिस है, जो इनका एक्सपीरियंस है, वो आज इन्होंने साझा किया आप पशुपालक भाइयों के साथ में। और आगे भी अगर कोई ऐसी बीमारी होगी जिससे आप ज़्यादा परेशान हैं तो आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। और भाई आसपास में रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी नज़दीक हैं भाई, अगर कोई परेशानी हो तो दूध चौक पे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है जी। ये अपना दूध चौक है ना जी, दूध चौक पर डॉक्टर साहब सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम को 4 बजे फिर आ जाते हैं अपना। तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं किसी भी समय, आप आए और डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। सुबह टाइमिंग है क्लिनिक का 9 से 2 और फिर शाम को 4 बजे से लगभग 7-8 बजे तक, 7 बजे तक यहीं पे रहते हैं सर। सर कोई पशुपालक भाई दूर से हो, अदर स्टेट से हो, और वो किसी भी बीमारी का समाधान आपसे पूछना चाहे तो सर आप कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। भाई डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर हम स्क्रीन पे भी दे देंगे सर, एक बार आप भी बता दीजिए। हाँ, 94 160 52 978। दूसरा नंबर है 98 96 54 80 66। 94 160 52 978 मेरा भी याद हो गया भाई, और स्क्रीन पे भी चलता रहेगा। बहुत सिंपल नंबर है। आप डॉक्टर साहब से किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से फ़ोन कर सकते हैं। और आसपास नज़दीक जो भी भाई है, रोहतक में दूध चौक पर डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, आप यहाँ पे आके मिल सकते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि अनुभव बहुत बड़ा है और बहुत नाम रहा है भाई अपना पशुपालन विभाग में। इस व्यवसाय में सर का श्री बलवदा के नाम से हर एक पशुपालक भाई जानता है, क्योंकि लगातार सेवा की है सर ने। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल के माध्यम से।